अब गेंद ईरान के पाले में है और ईरान अमेरिका का तो जो है सो है, लेकिन ईरान का ज़्यादा नुकसान होगा। हथियार नहीं बनाएगा तो सप्ताह भर में ढेर हो गया होता ईरान, या पहले 4 दिन में ढेर हो जाता। उसके पास हथियार थे तभी तो वो टिक पाया। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति और विश्व का जो सबसे ज़्यादा आधुनिक देश कहा जाता है एक तरह से इजराइल, उसके सामने तो हथियार नहीं बनाएंगे। मिसाइल प्रोग्राम भी हम कैंसिल कर दें ईरान, और एटॉमिक प्रोग्राम भी कैंसिल कर दें, होर्मुज, यानी कि आपकी एक तरफा सारी शर्तें मान लें तो आप युद्ध खत्म करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मिडल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में 40 दिन के युद्ध के बाद जब अमेरिका ने 2 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान किया, उसके बाद पूरी दुनिया में बस एक उम्मीद बन गई कि अब जो ये युद्ध है ये समाप्ति की ओर है। लेकिन उन सबकी उम्मीदें टूट गई क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया और उसके बाद जो तनाव था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब ऐसे में फिर पाकिस्तान ने एक नाकामयाब कोशिश करते हुए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति वार्ता का आयोजन किया इस्लामाबाद में। फिर पूरी दुनिया की उम्मीदें बढ़ गई कि शायद अब कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर आएगा, लेकिन इस 21 घंटे की इस वार्ता के बाद भी कुछ खास निकल कर सामने नहीं आया, बल्कि ये जो वार्ता थी ये भी फेल हो गई। अब ऐसे में सवाल ये है कि अब आगे क्या कुछ होगा, क्या ये युद्ध समाप्त होगा या फिर और ज़्यादा ये युद्ध बढ़ेगा और देशों पर क्या असर होगा, और ये जो वार्ता थी आखिर ये रद्द क्यों हो गई, मतलब ये फेल क्यों हो गई। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं आदित्य द्विवेदी जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, 21 घंटे की ये वार्ता चली और हमें लगा भी 2 मैराथन वार्ता हुई, 2 बैठकें लगातार हुई, मैराथन बैठकें। हमें लगा भी शायद कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए, तो लेकिन कुछ निकला नहीं और जो अमेरिका था वो भी चला गया, ईरान चला गया और दोनों देश आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं कि इनकी वजह से फेल हो गई, इनकी वजह से फेल हो गई। आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से ये वार्ता फेल हो गई? हिमांशी, जब कोई मध्यस्थ कमजोर होता है तो इस बात की उम्मीद पूरी रहती है कि उसमें जो भी होना है शायद वो नहीं हो पाएगा। तो इस महत्वपूर्ण कड़ी को बहुत मजबूत होना चाहिए था जो मध्यस्थता कर रहा था। मध्यस्थता एक ऐसा कमज़ोर देश कर रहा था, इतना ज़्यादा बेचारा देश कर रहा था कि वो खुद ही अपने आप में हैरान परेशान है। वो किस मजबूती के साथ अमेरिका से बात कर सकता है या किस मजबूती के साथ ईरान से बात कर सकता है। वो इन दोनों ही देशों के सामने बौना सा व्यक्ति था जो कि मध्यस्थता कर रहा था। ऐसे में जब भी बात होती है तो उसमें बेहद मजबूत लोग होने चाहिए, गंभीर देश होने चाहिए, वो नहीं थे। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि ये वार्ता पूरी तरह से फेल होगी। अमेरिका अपनी दादागिरी करेगा, पाकिस्तान उस दादागिरी में अमेरिका का साथ निभाएगा। तो ऐसे में ईरान कितना झुकेगा। तो ईरान को एक तरफा जो झुकाने की कोशिश थी सीज फायर की आड़ में, वार्ता की आड़ में, उसमें कहीं ना कहीं ईरान ने एक स्टैंड लिया और उसने फिर से तय किया कि यदि युद्ध और लड़ना पड़ेगा तो हम और लड़ेंगे, लेकिन हम सरेंडर नहीं होंगे, एक तरफा सरेंडर नहीं होंगे। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए ये वार्ता पूरी तरह से फेल हुई। इसमें यदि कोई मजबूत राष्ट्र होता है, वो चाहे रसिया होता, वो चाहे भारत होता, वो चाहे चाइना होता या कोई और देश होता, जो स्थापित देश होता है, जिसको कुछ देश कम से कम मान्यता तो दें कि हाँ ये मजबूत है, इसकी बात की कोई वक़्त है। पाकिस्तान की बात की कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसने अमेरिका के इशारे पर एक रोल प्ले किया है और उस रोल में सीज फायर में बताया गया कि हमने मध्यस्थता की। एक्चुअल में अमेरिका इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं बुरी तरह से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसके बाद उसने सीज फायर की जो प्रयास थे वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू करवाए, सीज फायर की घोषणा करी, फिर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से लेकिन ये कहा जा रहा है कि हम 1-2 बार या फिर और, मतलब अभी ये चीज़ें समाप्त नहीं हुई हैं, हम एक बार और ट्राई करेंगे कि ये जो बातचीत है ईरान और अमेरिका के बीच में हो जाए और युद्ध समाप्त हो जाए। तो क्या लगता है अब दोबारा से मतलब पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा? पाकिस्तान तब मध्यस्थता करेगा जब जब अमेरिका उसको इशारा करेगा, जब जब अमेरिका उसको आदेश देगा, वो तब झुक कर शीर्षासन करके हर तरह से वो मध्यस्थता करेगा, करता रहेगा। अब हम बताएं, थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं पाकिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान के उस रोल के बारे में बताने के लिए कि पाकिस्तान ने कब कब अमेरिका के लिए इसी तरह से मोहरे के तौर पर काम किया। अगर हम चले जाएं आज़ादी के तुरंत बाद, तो
पाकिस्तान अमेरिका के साथ चूंकि घनिष्ठ हुआ, भारत रसिया की तरफ झुकाव था, भारत रसिया के साथ जुड़ा, तो ऐसे में शुरू में ही चूँकि अगर हम आज़ादी के बाद आए 72 की मुझे एक घटनाक्रम याद आता है, जब अमेरिका कुछ अलग थलग पड़ रहा था विश्व के और तमाम देशों के सामने, उसके चाइना से बिल्कुल बन के नहीं हो रही थी, चाइना रसिया की तरफ था, तो इन्होंने एक प्रयास करके पाकिस्तान के थ्रू चाइना से बातचीत शुरू की हुई थी, वो भी चोरी छुपे, और तमाम तरह के प्रयास किए थे और सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद अगर हम लेटेस्ट बात करें तो अभी पिछले सालों की अगर बात करें, पिछले कुछ वर्षों की बात करें, तो इन्होंने एक कोशिश की हुई थी अफ़गानिस्तान में कि किसी तरह से अफ़गानिस्तान के साथ में जो वहाँ पे तालिबानी हैं उन लड़ाकों से बात हो जाए, वो अमेरिका के खिलाफ युद्ध जो छेड़े हुए हैं वो ख़त्म हो, तो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया हुआ था। उसके बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागा और आज वही अफ़गानिस्तान के जो तालिबानी हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए। क्यों? क्योंकि ये एक तरफा अमेरिका की तरफ से भाषा बोलता है और उसके लिए काम करता है। मध्यस्थता तब सही मायने में सही होती है, सफल हो पाती है, जब जो बीच का देश है वो रोल सही प्ले करे। तो पाकिस्तान यहाँ रोल सही प्ले नहीं कर रहा है। हमें नहीं लगता है कि ईरान दोबारा पाकिस्तान की कोई बात मानेगा। बातचीत के लिए इस तरह से फिर से तैयार होकर के आएगा बहुत जल्दी। हो सकता है वो बात फिर कर ले टेबल पे, बात करने में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन समस्या यही है कि पाकिस्तान अमेरिका से कितना मनवा पाएगा, या एक तरफा अमेरिका की बातें ही ईरान पे थोपी जाएंगी। तो हमें लगता है कि बात कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। हाँ, बातचीत के रास्ते खुले हैं, चूँकि मुझे मालूम है, दुनिया जान रही है, अमेरिका भी जान रहा है कि अमेरिका ईरान युद्ध में फंस गया है। वो किसी भी सूरत में अब निकलना चाहता है, किसी भी तरह से कुछ अपनी शर्तें मनवाकर, ताकि उसकी पूरे विश्व में इज्जत बची रहे कि नहीं साहब, दरोगा हम ही हैं, दरोगागिरी हम ही करेंगे। तो इस लिए अमेरिका अब ये चाहता है कि किसी भी तरह से समझौता हो जाए, लेकिन उधर इजराइल लगा हुआ है, वो ये चाह रहा है कि नहीं, अब अभी अगर हम समझौता कर लेंगे तो हमारी इतने युद्ध छेड़ने की जो टारगेट थे वो टारगेट पूरे हासिल नहीं हो पाए। उन टारगेट में यदि बात करें, परमाणु संधि की बात हो रही कि आप परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए, तो उसमें हमें लगता है ईरान कमोबेश एक बार मान भी जाएगा। लेकिन उसके बाद तमाम और शर्तें जो थोपी जा रही हैं कि होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दीजिए, हमारे जहाज जाएंगे, हम अपनी सेना अभी वहीं रखेंगे, आसपास रखेंगे, तो इसकी कौन गारंटी देगा कि ईरान पर फिर से हमले नहीं होंगे? ये गारंटी पाकिस्तान नहीं ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है ये ईरान बहुत अच्छे से जानता है, और ये बात अमेरिका भी जानता है। तो ईरान पाकिस्तान को इतने वजन से ले नहीं रहा है जितने वजन से किसी भी मध्यस्थ देश को लेना चाहिए। देखिए द्विवेदी जी, जब टीम अमेरिका का जो एम्पायर है वो ही मतलब उसी टीम का एम्पायर है, एम्पायर भी एक ही टीम का, टीम भी एक ही टीम की, तो फिर दूसरी टीम की बात सुनी ही कहाँ जाएगी। और जैसा कि आपने बताया कि जो पाकिस्तान है वो उसे एज अ पपेट इस्तेमाल करता है। हमने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भी देखा होगा, जब पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ को खड़े हो जाओ और अमेरिका की उन्होंने गुणगान करना शुरू कर दिया था। खैर, लेकिन अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। मतलब अब जो ये स्थिति है, देखिए पूरी जो दुनिया थी उसकी नज़रें इस बैठक पर थी, लेकिन ये बैठक तो फेल हो गई। तो अब ऐसे में आगे क्या कुछ होगा? आगे जो ये युद्ध है ये समाप्ति की ओर होगा। देखिए, जैसा कि सब इस बात की भी चर्चा है कि जो अमेरिका है वो खुद इस युद्ध में फंस गया है, वो भी इस युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन अगर बात मानी ही नहीं जाएगी, बीच का रास्ता निकलेगा ही नहीं, शांति वार्ता सफल ही नहीं हो पाएगी, तो होगा कैसे? क्या होगा आगे चल के? देखिए, जो उम्मीद अभी दिख रही है उसके मुताबिक इजराइल जो अड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इजराइल को थोड़ा बैक होना पड़ेगा। जैसे ही सीज फायर हुआ, इजराइल ने अब तक के सबसे बड़े हमले लेबनान पर शुरू कर दिए। इतने ज़्यादा हमले कर दिए कि एक दिन में 254 लोग मारे गए। अब तक अगर हम युद्ध की बात करें तो लेबनान में कई सौ लोग, उनकी संख्या 1000 से ऊपर बताई जा रही है, वो हो चुकी है। तो ये ईरान को पसंद नहीं आएगा, ईरान इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो ये मान के चलेगा कहीं ना कहीं उसके सहयोगी देश पर ये हमला इसलिए किया जा रहा है कि ईरान को प्रेशर में लेना है। तो इजराइल को बैक होना होगा, इजराइल को न्यूट्रल होना होगा, बैक ना हो तो न्यूट्रल हो जाए। और जो शर्तें थोपी जा रही हैं, जो शर्तें मेन आ रही हैं इस पूरी वार्ता में, जो छोटी बहुत बातें छन कर आई या जो स्टेटमेंट्स हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उसमें ईरान कह रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तें थोपी जा रही हैं, हम उनको नहीं मानेंगे। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति बेंस हैं वो जो वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब गेंद ईरान के पाले में है, और ईरान अमेरिका का तो जो है सो है, लेकिन ईरान का ज़्यादा नुकसान होगा।
इस तरह की बातें की हैं। इस बीच उन्होंने शर्तें मनवाने की कोशिश की, उनमें से था न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद हो, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलिए, इसके अलावा आप और हथियार नहीं बनाएंगे। ये भाई कौन सी शर्त होती है? आत्मरक्षा के लिए कोई देश हथियार नहीं बनाएगा तो सप्ताह भर में ढेर हो गया होता ईरान, या पहले 4 दिन में ढेर हो जाता। उसके पास हथियार थे तभी तो वो टिक पाया। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति और विश्व का जो सबसे ज़्यादा आधुनिक देश कहा जाता है एक तरह से इजराइल, उसके सामने तो हथियार नहीं बनाएंगे। मिसाइल प्रोग्राम भी हम कैंसिल कर दें ईरान, और एटॉमिक प्रोग्राम भी कैंसिल कर दें, हॉर्मुज़, यानी कि आपकी एक तरफा सारी शर्तें मान ले तो आप युद्ध खत्म करेंगे। ईरान भी इस बात पर तुला हुआ है, हम इतने बर्बाद हुए, हम और बर्बाद होंगे, हम तुमको भी बर्बाद करेंगे, तुम्हारे सहयोगी राष्ट्रों को भी बर्बाद करेंगे। तो ये अब स्थिति ये आ गई है, कुछ ना कुछ बात तो ईरान की समझनी होगी। कोई भी मध्यस्थता, कोई भी बीच का रास्ता तब निकलता है जब दोनों पक्ष 19-20 हों, 19-21 हों चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी 24 शर्तें थोपें और उसकी 14 बातें मानें ना, फिर रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता तब निकलेगा जब 19 और 21 का रेशियो रहता है, 19-20 का रेशियो रहता है, उसके ऊपर रास्ता नहीं निकल सकता है। लेकिन एक बात हम और बताना चाहेंगे, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। ये ईरान इराक की तरह नहीं है, जिसको आपने बताया कि उसके पास रासायनिक हथियार हैं और वहाँ सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंका, सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ा दिया। यहाँ पहली लेयर लीडरशिप की ख़त्म हुई, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, 5 लेयर बनी हुई हैं, और वहाँ पर सेना को भी विभाजित कर दिया गया तमाम भागों में। यानी कि कमांडिंग लेवल पर भी अगर निर्देश ना मिले तो भी वो अटैक करते रहें, जवाब देते रहें दुश्मन देशों का, दुश्मन को अटैक का। तो ईरान को छकाना, हराना इतना आसान नहीं है, ये अमेरिका जान चुका है। इसीलिए बीच के रास्ते के निकालने की कोशिश की जा रही है। हमें उम्मीद है कि देर सवेर ही सही कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। और अभी जो वार्ता फेल हुई है, ये वार्ता पूरी तरह से फेल नहीं हुई है, ये वार्ता प्रेशर में लेने की है। अमेरिका कितना प्रेशर में ले ले ईरान को, ईरान कितना अड़ के अमेरिका को प्रेशर में ले ले, तो ये प्रेशर में लेकर के एक दूसरे के मनोवैज्ञानिक लेवल पर अभी ये युद्ध चल रहा है वार्ता में कि कौन किसको मेंटल लेवल पर हरा सकता है। तो हमें लगता है कि पहले दौर की वार्ता हुई है, दूसरे दौर की भी जल्द वार्ता होगी, और 3-4 दौर में हो सकता है कोई समाधान निकल आए। द्विवेदी जी, देखिए, जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, और जब ये युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, जब लोग ईरान को बहुत ही ज़्यादा कम आंक रहे थे कि ईरान से अगर अमेरिका का युद्ध होता है तो ईरान तो मतलब चुटकियों में, खुद अमेरिका ये मिला के और इजराइल मिलाकर ये चल रहे थे कि ईरान को तो हम चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। अमेरिका एक सुपर पावर है, फिर भी क्यों मतलब ईरान के पीछे पड़ा हुआ है कि वो न्यूक्लियर पावर ना बनाए? अमेरिका को क्या दिक्कत है? देखिए, अमेरिका के पास तो खुद इतने अच्छे हथियार है, वो तो किसी से नहीं हारने वाला, तो फिर ईरान से किस बात का डर अमेरिका को? ईरान से अमेरिका को डर नहीं है हिमांशी, ईरान से डर है इजराइल को। इजराइल चूँकि अमेरिका का बहुत खास है, बहुत घनिष्ठ है, आपस में कारोबार बड़े पैमाने पर है। इजराइल की जो इकनॉमी है, एक तरह से अमेरिका की जो इकनॉमी है वो इजराइल के पूंजीपतियों के इशारे पर है, इसलिए अमेरिका इजराइल पे जान छिड़कता है। बाकी उसे किसी से कोई रिश्ते नहीं है। उसने ब्रिटेन को भी भला बुरा कहा, उसने जो नाटो देश थे सारे, उनको भी उसने भला बुरा कहा, और सबसे बोला कि मैं सबको देख लूँगा और सबका बुरा बकता है, दुनिया भर की बातें की हुई थी। तो इसमें जो इशू फंसा हुआ है वो फंसा है इजराइल का। वो क्या फंसा है उसके बारे में हल्का सा अपने दर्शकों को बता दें हम। इसमें जो इजराइल पर हमला हुआ हमास के द्वारा, आज के 3 साल पहले हुआ था लगभग, उसमें जिस तरह से इजरायली निहत्थे इजरायलियों को मारा गया, जो पिकनिक मना रहे थे उनको गन पॉइंट लगा के गोलियां जो सर पे मारी गई, और उसका अपहरण करके ले गए तमाम महिलाओं को, पुरुषों को, वो जो वाकया हुआ वो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, झकझोरने वाली बात है। और आतंकवाद का विरोध विश्व के लगभग सभी देश करते हैं, एक आध को छोड़ने पाकिस्तान जैसे देशों को। उसके बाद से इजराइल ने एक एक्शन लिया और कसम खाई कि नस्त नाबूद करेंगे हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को। ये तीनों जो आतंकवादी संगठन हैं, हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है, ये कहीं ना कहीं संरक्षण पाते हैं ईरान में। जब ये ईरान में संरक्षण पाते हैं, उनसे सपोर्ट पाते हैं, उनसे असलहे पाते हैं, तो ऐसे में क्यों ना जड़ में अटैक किया जाए, ये प्लानिंग की इजराइल ने। और उसके बाद एक अटैक पहले हुआ जिसमें अमेरिका साथ में था इजराइल के, ये हुआ एटॉमिक सेंटर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि यदि ईरान परमाणु बम बना लेता है तो विश्व में सबसे ज़्यादा और सबसे पहला खतरा किसी को होगा तो वो इजराइल को होगा कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती को यदि वो बम मिल गया, एटॉमिक बम, तो नक्शे में जब आप बहुत जूम करके देखते हैं तब कहीं इजराइल ढूंढे मिलता है।
उसका पता भी नहीं चलेगा। एक एटॉमिक बॉम्ब ही पर्याप्त है उसको नष्ट करने के लिए। इसलिए इजराइल ने इसकी इस ताकत को ख़त्म करने की एक शुरुआत की। अमेरिका ने उसमें साथ निभाने की बात की, तो अमेरिका उनका साथ निभा रहा है। और ऐसे में किसी भी सूरत में अब इजराइल मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही सीज़ फायर हुआ, उसने इसीलिए लेबनान पे हमले, ताबड़तोड़ हमले किए, ऐतिहासिक हमले किए कि किसी तरह से सीज़ फायर ख़त्म हो। तो वो उस चीज़ का अंत चाहता है जिससे उसको खतरा दिख रहा है, और उस अंत में अगर कोई देखता है तो ईरान को देखता है। तो ईरान को अब पूरी तरह से सरेंडर करने की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी ताकत है कि किसी तरह से ईरान सरेंडर कर दे, युद्ध इसी स्थिति पर रुक जाए। लेकिन ईरान भी उस पर अड़ा हुआ है, फिलहाल सारी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी इस बार्गेनिंग में अमेरिका कितनी शर्तें ईरान से मनवा लेता है, या ईरान अमेरिका को कितना मजबूर कर पाता है इस बात के लिए कि उसकी कम से कम शर्तें माने। देखिए द्विवेदी जी, एक बात थी मेरे मन में, मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ आपके साथ, आप इस पर क्या सोचते हैं। देखिए जो परिस्थिति होती है ना, वो कभी भी बदल सकती है, एक जैसी तो देखिए रहती नहीं है। आज अगर कोई दोस्त है, कल दुश्मन भी बन सकता है, और अगर कोई दुश्मन है वो दोस्त भी बन सकता है। अब जो ये युद्ध हुआ मिडल ईस्ट में, जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, अब ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध की वजह से ना ईरान को एक सुपर वेपन मिल गया है, जिसका अंदाज़ा अब तक खुद ईरान को भी नहीं था, और वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। अब मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को कभी भी अब पूरी दुनिया को झुकाना होगा, तो वो उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते का इस्तेमाल करेगा, वो अपनी बात मनवाएगा, और कहीं ना कहीं इस बात का एडवांटेज लेगा। कल को हो सकता है ईरान हमारा दुश्मन बन जाए। देखिए स्थिति, मैंने क्या कहा कि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। तो इस युद्ध के होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ईरान है उसको एक एडवांटेज मिल गया है। उसने ये देखा है कि पूरी जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, किसकी वजह से? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की वजह से। तो मैं जानना चाह रही थी इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मेरे इस विचार से? आप बिल्कुल देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उससे क्या होता है, पूरे दुनिया का 20% ऊर्जा का स्रोत वहीं से आता है, फिर वो चाहे क्रूड ऑयल हो या फिर नेचुरल गैसेस हो। तो पूरी दुनिया प्रभावित हुई। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ज़्यादा प्रभावित हुआ। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से जल गया उसमें। भारत ने तो अपने आप को संभाल लिया। भारत ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली। 50% के आसपास जो क्रूड ऑयल आता था, जो गैस आती थी 50% से ज़्यादा, उसके लिए उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरी दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी है। इस बात को अमेरिका जान रहा है, इस बात को ईरान जान रहा है। हाँ, ईरान ने इसीलिए सबसे पहले जो बंद किया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद किया कि नहीं, अब यहाँ कोई आवाजाही नहीं होगी, और यदि कोई आएगा जाएगा तो हमारे मित्र राष्ट्र या हमारे वो देश जिन पर हमें भरोसा है, उसमें उसने भारत के कुछ जहाज़ निकलने दिए, और उसने चाइना और रसिया के लिए भी इस बात को बोला कि उनके व्यापारिक जहाज़ भी निकल सकते हैं। लेकिन बाकी दुनिया के लिए 5-6 ऐसे ही देश हैं जिनके लिए उसने परमिशन दी, बाकी सबको पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया। उसमें उसने पाकिस्तान को भी परमिशन नहीं दी है। ठीक है, वार्ता कर रहा है, वो अलग बात है। वार्ता कर रहा है, उसकी कई वजह हैं, क्योंकि वो भी जान रहा है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, युद्ध खत्म हो, ये ईरान भी समझ रहा है। तो वार्ता के लिए उसने इस्लामाबाद को चुन लिया, लेकिन विश्वास नहीं किया पूरी तरह से। और जब वो वहाँ से चला तो इमोशनल अटैचमेंट और तमाम तरह की चीज़ें लेकर के चला कि नहीं, हमारी बच्चियाँ मारी गई, वो भी उनके लिए भी प्लेन में फ़ोटोज़ लगा करके आए, सारी चीज़ें। यानी कि हमारी जो जख्म हैं, ईरान का मतलब कहने का ये था कि ईरान के जो जख्म हैं वो पूरी तरह से अभी घायल हैं, उनमें बहुत रिसाव है, गुस्सा है, दर्द है। उस दर्द को हम ऐसे नहीं भूलेंगे। वो इसीलिए लेकर के आया था कि आपने जो जो गुस्ताखियाँ की हैं उनको आप जानिए, यानी कि अमेरिका जाने, इजराइल जाने, उसके बाद ही शांति की वार्ता होगी, शांति की कोई बातचीत होगी। तो जो तुमने सवाल किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, वो फिलहाल वो नहीं छोड़ेगा। वो एक ऐसी नस है, पूरी दुनिया जिसमें फंस रही है, उसको दबाने से पूरी दुनिया को दर्द हो रहा है, करा रही है पूरी दुनिया। आर्थिक व्यवस्था डिस्टर्ब है, शेयर मार्केट डिस्टर्ब है। तो इस चीज़ को अमेरिका भी जान रहा है कि उसकी जो कारस्तानी है, उसने जो किया, उसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर बड़ा प्रेशर है, इजराइल पर भले ही ना हो, लेकिन अमेरिका पर एक बड़ा प्रेशर है। इसलिए भी अमेरिका बातचीत के रास्ते पर आगे आया है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को किसी भी सूरत में ईरान नहीं छोड़ेगा। अमेरिका का अगला टारगेट भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है, लेकिन उसमें जो नीचे माइंस बिछाई हुई हैं कि किसी तरह से अगर कोई जहाज़ आया तो वो उड़ा देगा, और वो कहाँ बिछी हुई हैं ये ईरान के अलावा किसी को मालूम नहीं है। तो ये एक बड़ा सरदर्द है अमेरिका के लिए भी,
इजराइल के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी, और उस पर कब्जा फिलहाल ईरान का है। और ईरान वहाँ से हटता तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक उसमें लड़ने की क्षमता है, अंतिम क्षमता तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब करता रहेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर आदित्य द्विवेदी जी चेतावनी भी दे दी है कि किसी भी सैन्य जहाज को हम यहाँ आने नहीं देंगे। खैर अभी जो ये बैठक है ये तो फेल हो गई है, पर आने वाले दिनों में अब पता चलेगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, युद्ध रुकेगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकल कर सामने आएगा। खैर ये तो देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।